हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो सीटेट पेपर 2 में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच चला। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो सीटेट पेपर 2 में आता ही आता है। त्रिपक्षीय संघर्ष से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में होता ही होता है। तो इसका ऑप्शंस आपने देख लिए। ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। बी है गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। सी है राष्ट्रकूट, चोल और पाल। या डी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। तो ये जो था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 पक्षों में लड़ा गया था। कन्नौज जो कि गंगा घाटी पे एक बहुत ही सुंदर नगर था, उस पे विजय पाने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए 3 पक्षों में संघर्ष चला था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उस समय क्या था, आपको ये पता ही होगा कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। जैसे कोई क्षेत्र हुआ, उस पर अधिकार करना इन लोगों का विशेष युद्ध के लिए यही मेन कारण होता था कि एक राज्य को जीत कर फिर दूसरे राज्य को जीतना, तीसरे राज्य को जीतना, वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। तो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक है, कन्नौज नगर पे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यानी ये जो तीनों पक्ष के राजा थे, शासक थे, ये सदियों तक कन्नौज के ऊपर अपना नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे कि ये राज्य मेरा है, ये राज्य मेरा है। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा किस नाम से की है? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो इसका आंसर होगा ए, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किया। इन लोगों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला कन्नौज पर विजय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस में है असहयोग, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आंध्र क्षेत्र में जो वंदे मातरम आंदोलन हुआ था, उसे लोग किस नाम से जानते थे? असहयोग, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा या फिर खिलाफत। और इसका आंसर है बी, स्वदेशी। ये हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी के सभी सीटेट पेपर 2 में आ चुके हैं और हर बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ इनसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? और ऑप्शंस हैं पंडिता रमाबाई, बेगम रोकैया, ताराबाई शिंदे या फिर राज सुंदरी देवी। क्वेश्चन है कि कौन सी विदुषी यानी कि विद्वान औरत ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतर जो होता है ना, पुरुष और स्त्रियों के बीच में सामाजिक अंतर, उसकी आलोचना की थी, यानी उसे सही नहीं माना था। और इस पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। और उसकी राइटर यानी लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है सी, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ताराबाई शिंदे ने विरोध किया था, यानी आलोचना किया था कि जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो सामाजिक अंतर है, जो भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। इसी पर इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद या फिर इलाहाबाद। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये विद्रोह जो है वो शुरू कब हुआ।
तो लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी और बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, तथा लखनऊ स्थित यानी लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी था उस पर इन्होंने हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, लेकिन ये उसे जीत नहीं पाई। शीघ्र ही वे पराजित हो गए और भागकर लखनऊ से वो सीधे नेपाल चली गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। इसका आंसर है बी, लखनऊ। नेक्स्ट है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे, पानी लाने वाले मजदूर थे या फिर अनिवार्य सेना के सदस्य थे? तो मध्यकालीन आसाम में पाइक जो थे वो बलात मजदूर थे। बलात मजदूर को पाइक कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बलात मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम लगभग कितनी बार आया है? ऑप्शंस हैं लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार या फिर 1 बार। तो इसका आंसर गंगा नदी के लिए 1 बार है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम कितनी बार आया है? 1 बार। और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 3 बार आया है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे, यानी कि किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शंस है देवनागरी भाषा में, ब्राह्मी में, तमिल में या फिर संस्कृत में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे ना वो प्राकृत में लिखे गए, जबकि पश्चिमोत्तर में जो कुछ अभिलेख मिले हैं वो अरामेइक या यूनानी भाषा में हैं। लेकिन अशोक के जो प्राकृत के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में तो खरोष्ठी नहीं है, अरामाइक नहीं है, यूनानी लिपियों का जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ब्राह्मी में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और ऑप्शंस हैं बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण के नियम, महावीर के उपदेश या फिर अरस्तु के विचार से। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई सारे एग्ज़ाम्स में आते ही रहता है और मुझे याद है मैंने पीजीटी, टीजीटी या फिर किसी में दिया था और मैं हमेशा ही गलत करती थी। विनय पिटक यानी विनय से मैं इसे मुझे लगता था कि ये संस्कृत व्याकरण का होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर है बौद्ध संघ के नियम। सबसे ज़्यादा विनयशील बुद्ध जी, भगवान बुद्ध कितने विनयशील थे, तो इससे मैंने इसको इस ट्रिक से याद कर लिया। विनयशील बुद्ध जी यानी बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शंस में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत। तो जो कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, उनकी जीवनी लिखी थी बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो उस समय उर्दू था नहीं, तो उर्दू नहीं है ऑप्शन में, हिंदी नहीं, प्राकृत संस्कृत में से एक हो सकता है। तो उन्होंने किस में लिखा था? सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, संस्कृत में उन्होंने लिखा था। और ये 2 तरह से क्वेश्चन आता है कि राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी थी वो किसने लिखी थी, तो इसका आंसर ऐसे होगा, राजा हर्षवर्धन की जीवनी उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ऑप्शंस में है पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के या फिर मिट्टी के बने होते थे। तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आरंभिक विहार होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के। लकड़ी के आरंभिक विहार जो थे वो शुरू में किससे बने होते थे? लकड़ी से।
सो फ्रेंड्स, ये थे एनसीईआरटी हिस्ट्री से सीटेट पेपर 2 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।